नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब होगा, जो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करता है, तो इसका सही जवाब होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 2 है आज का कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था, संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 1947, 1948, 1946 और 1950। इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। तो सही जवाब होगा 1947। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। यानी संविधान के जो 25 भाग हैं वर्तमान में, उन 25 भागों में से कौन सा भाग है जिसमें राज्य सरकार का वर्णन मिलता है और उसे ही राज्य का संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन में हमारे पास भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो देखो यहाँ पर जो अपना सही जवाब होगा वो हमारा राज्य का संविधान जो है, या राज्य का जो संविधान कौन से भाग में बताया जाता है, राज्य का जो संविधान है वो बताया जाता है भाग नंबर 6 में। तो अपना जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर नंबर द। देखो भाग नंबर 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर और 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग नंबर 3 में, उनसे रिलेटेड है। और भाग नंबर जो हमारा 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में देखने को मिलते हैं। और भाग नंबर 5 जो है इसमें संघ सरकार या केंद्र सरकार का वर्णन देखने को मिलता है। तो भाग नंबर 6 जो है वो राज्य सरकार या राज्य के संविधान से संबंधित है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 4। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आपातकाल के बारे में, यानी कि इमरजेंसी के समय। कि इमरजेंसी के समय जो है विधानसभा की जो अवधि है 5 साल से, उसे किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति बढ़ाता है, या संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या राज्य के विधानमंडल के द्वारा। तो यहाँ पर विधानसभा की जो अवधि है उसको बढ़ाने में कौन सहायता करता है। संसद द्वारा राज्य की विधानसभा की जो अवधि होती है उसको बढ़ाया जाता है इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखो नागरिकता को लेकर के प्रश्न है, और नागरिकता जो है वो संविधान के भाग नंबर 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता को लेकर वर्णन मिलता है। जो हमारा संविधान है वह हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमें सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता जिसे कहा जा सकता है कि सिर्फ हम इस देश के क्या हैं, नागरिक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एकल नागरिकता। बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं।
इस प्रश्न पर अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी मौलिक अधिकारों को लेकर के, कि मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के कौन से भाग में बताए गए हैं, संविधान के भाग नंबर 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार शुरू होते हैं हमारे 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, और भाग नंबर 2 में जो है नागरिकता का वर्णन मिलता है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग नंबर 3 में। छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर हमारा जो स वाला होगा वो इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? जो दल बदल कानून है, जो संविधान की कौन सी अनुसूची में इस दल बदल विरोधी कानून का जो है वर्णन देखने को मिलता है? तो देखो इससे यहाँ पर रिलेटेड सूचियाँ बताई गई है। प्रथम अनुसूची दे रखी है, 7वीं दे रखी है, 10वीं है और 8वीं अनुसूची दे रखी है। इनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून का वर्णन देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, 10वीं अनुसूची। देखो 10वीं अनुसूची जो है इसे बोलचाल की भाषा में या लोकप्रिय रूप से लोग इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इस अनुसूची को लाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था, इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को लाया गया था। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत का जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, और इस संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ये नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन में हमारे पास में जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका और ब्रिटिश दे रखा है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अ नंबर का उत्तर होगा, सही उत्तर होगा आयरलैंड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 में, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। राज्य में जब इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, इस समय राज्य की जो स्थिति होती है, नाजुक स्थिति, उसको देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? यहाँ पर जो है बात अधिकतम के बारे में बात कर रहा है ये। तो देखो अधिकतम जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है 3 वर्ष तक के लिए। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 10वां, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है, यानी जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखो राज्य विधानसभा का 10% या राज्य विधानमंडल का 15%, राज्य विधानमंडल का 15% और राज्य विधानसभा का 15%। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखो मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं ये किससे निश्चित किया जाता है? तो ये राज्य विधानसभा जो होती है उससे डिसाइड किया जाता है। और वर्तमान में कितना? 15%। यानी इसका सही जवाब होगा कि राज्य विधानसभा का 15%। जैसे राजस्थान में हमारे 200 विधानसभा सीटें हैं तो उनका 15% यानी कि 30 सीटें। 30 सीटें जो है मंत्रिमंडल की हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभा का कितना परसेंट? 15% सीटें किसके लिए हो सकती है? मंत्रिमंडल के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के लिए, शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्थानीय स्वशासन को लेकर के कि शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है।
और सभी सूचियों में जो है अलग अलग विषय बांटे गए हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही कि शहरी स्थानीय जो स्वशासन है वो किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर जो ये कौन सी सूची का विषय होगा, राज्य सूची का विषय है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को लेकर के कि लोकसभा का नेता होता है। देखो लोकसभा संसद का जो है निम्न सदन माना जाता है या केंद्र की व्यवस्थापिका का निम्न सदन है। और यहाँ पर जो है लोकसभा का नेता कौन होता है, देखो यहाँ पर लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। बात करते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 13 कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। प्रश्न नंबर 13 पर ढंग से गौर करेंगे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन में हमारे पास में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और दे रखा है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा इसे भंग नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पर जो है कुछ बच्चों की कन्फ्यूजिंग हो रही होगी और कुछ बच्चे जो है इसका सही जवाब 5 वर्ष लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा कि राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। और राज्यसभा कैसा स्थायी सदन है, व्यवस्थापिका का जो है उच्च सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सिर्फ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है और वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे अपन बोलते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यहाँ पर देखो किसे सौंपेगा, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको जारी करता है या किसको सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर बजट को लेकर बात हो रही है और ये बजट जो है वो केंद्रीय सरकार का या संघ सरकार का बजट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन को देखने से पता लग रहा है कि ये बात किसको लेकर कर रहा है, केंद्र सरकार को लेकर के। देखो बजट सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या किसी भी सदन में या राज्यसभा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बजट जो है सर्वप्रथम वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ यानी कि लोकसभा। बजट हमेशा जो है लोकसभा में पेश किया जाता है सर्वप्रथम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। आज का प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। देखो यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर के बातचीत की जा रही है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश, इनमें से हमारा सही जवाब क्या होगा। लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो है हमारी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, लगभग यहाँ पर 80 सीटें। महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की वो है हमारी 48 सीटें। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है वो हमारी लोकसभा की 29 सीटें और पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें, 42 सीटें। और हमारे राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में तो लोकसभा की सीटें आप लोगों को विदित होगी, आपको जानकारी होगी। कितनी सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की, 25 सीटें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सबसे जो सटीक जवाब होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और कितनी हैं, 80 सीटें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था। देखो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसको लेकर के बातचीत कर रहा है ये कि 44वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका डायरेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि 44वें जब संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पता होना चाहिए कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1978 में। अब देखो ये जो 44वां जो संविधान संशोधन है ये किससे रिलेटेड था, ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था। पता होगा पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, उनमें से जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1978 में, तो देखो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिस समय ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था और मौलिक अधिकारों से जो है 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। मोरारजी देसाई के बारे में एक तथ्य और भी है इनसे जुड़ा हुआ कि इनका जो जन्मदिन होता है वो 4 साल बाद में आता है, क्योंकि इनका जो जन्म दिनांक है वो है हमारी 29 फरवरी, और 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, इसलिए मोरारजी देसाई का जन्म दिवस भी जो है 4 साल में एक बार आता है। तो प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है ये कि किस प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस है वो 4 साल में एक बार आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोरारजी देसाई। तो दोनों प्रकार से इस प्रश्न को याद रखें। प्रश्न करते हैं अगले पर बात। प्रश्न नंबर 18 है हमारा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा के चुनाव के बारे में बात कर रहा है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कौन से साल में आयोजन किया गया था या आयोजित किए गए थे, तो हमारा इसका सही जवाब होगा 1952। 1952 में जो है पहली बार लोकसभा के चुनाव कंडक्ट करवाए गए थे या आयोजित करवाए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। देखो लोकसभा की जो राज्य में अभी फिलहाल जो सीटें हैं वो कौन सी जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। देखो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, मतलब यही जो सीटों का क्रम है, लोकसभा की जो सीटें हैं राज्य को जो मिली हुई है ये कब तक के लिए सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शनों में 2031 तक या 2026 तक, 2021 तक या 2028 तक। तो लोकसभा की जो राजस्थान के लिए जैसे 25 सीटें हैं तो कब तक के लिए 25 सीटें फिक्स है, इसका सही जवाब क्या होगा, या किस वर्ष के बाद में जो है ये लोकसभा की सीटें बदलने का क्रम शुरू हो सकता है। तो देखो इसका सही जवाब होगा 2026 तक के लिए, इसका सही जवाब होगा 2026 तक जो है राज्य लोकसभा की जो सीटें हैं वो यही रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 2026 के बाद में लोकसभा की सीटों में परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं अपन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति, यहाँ पर सभापति की जो पद होता है, देखो लोकसभा का तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को यहाँ पर जो है सभापति कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। तो सभापति के पद को कौन धारण करता है, राज्यसभा का जो सभापति का पद होता है उसे कौन धारण करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा हमारा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति का पद होता है उसे उपराष्ट्रपति धारण करता है। प्रश्न नंबर 21 में बात करते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर बात की जा रही है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष को लेकर के, और ऑप्शन में हमारे पास में मीरा कुमार, विजय लक्ष्मी, सुमित्रा महाजन, सुचेता कृपलानी। तो इनमें से प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी लोकसभा में वो कौन थी, मीरा कुमार। देखो मीरा कुमार जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थी, यानी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी ये, और 3 जून 2009 को लोकसभा की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा मीरा कुमार। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 को लेकर के। प्रश्न नंबर 22 है आज का हमारा कि सूचना का अधिकार, यानी कि जिसे आरटीआई अधिनियम भी बोलते हैं या आरटीआई एक्ट बोलते हैं, पूर्णतया कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार
भारत में कब लागू हुआ? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो, आरटीआई के बारे में आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे अपन बोलते हैं, सूचना का अधिकार, ये भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार या आरटीआई एक्ट जो है भारत में लागू हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? देखो यहाँ पर बात कर रहा है ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत में जो है सरकारी अधिकारी के रूप में कौन सा पद होता है। तो देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन को देखने से लग रहा होगा कि प्रधान तो जो होता है वो पंचायत समिति में होता है, तो ग्राम पंचायत के बारे में बात हो रही तो प्रधान तो होगा ही नहीं, ये भी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो बचे हुए हैं वो कौन है? एक तो है सरपंच। तो सरपंच जो होता है वो सरकारी अधिकारी होता नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्शन में क्या होता है, निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित अधिकारी होता है। सरपंच होता किस में है? ग्राम पंचायत में, लेकिन वो कैसा होता है? निर्वाचित अधिकारी। यहाँ पर जो है सरकारी अधिकारी के रूप में कौन होता है? ग्राम सेवक, या जिसे ग्राम विकास अधिकारी, या जिसे अंग्रेजी में वीडीओ कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उसको लेकर के बात कर रहा है ये। और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इनमें से कितनी आयु होना चाहिए अगर हम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो देखो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब रहेगा हमारा 21 वर्ष। पंचायती राज जो संस्थाएं होती है उनका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो कितनी है? 21 वर्ष है। जबकि मतदान करने के लिए मतदाता की जो आयु होती है वो 18 वर्ष निश्चित की गई है। तो देखो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो 18 वर्ष में और 21 वर्ष में कन्फ्यूजिंग होंगे, लेकिन आपको प्रश्न को समझना है और उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रहा है, ना कि वोट डालने के बारे में। तो चुनाव लड़ने है तो प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और मतदाता की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 21 वर्ष। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, हमारा प्रश्न नंबर 25। तो 25वां प्रश्न है आज का हमारा कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया। भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था? ऑप्शन में हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको लोगों को पता होगा कौन से राज्य से शुरुआत हुई थी, या भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था? स्वीकार किया था। और पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला हमारा राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य था। तो नागौर जिले से शुरुआत हुई थी किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। और अगर कभी दूसरा पूछ ले कि राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था? स्वीकार किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। यानी कि 1959 में ही राजस्थान ने और राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश ने, दोनों राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था, लेकिन सबसे पहले राजस्थान ने स्वीकार किया था। प्रश्न हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26 कि निम्न इनमें से किस राज्य में 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं है, या यूँ बोल सकते हैं कि द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इनमें कौन सा राज्य है जिस राज्य में 2 सदनों वाला जो है विधानमंडल नहीं है? तो देखो यहाँ पर बिहार में तो है, तेलंगाना में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? उड़ीसा। क्योंकि उड़ीसा जो है यहाँ पर सिर्फ विधानमंडल का एक ही अंग देखने को मिलता है, ओनली विधानसभा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा उड़ीसा।
प्रश्न नंबर बात करते हैं 27 को लेकर के कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। देखो, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार पूछा है, और राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो इनमें से महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है या राज्य सरकार को जो कानूनी जो एक प्रकार से सलाह देता है, तो कौन देता है। तो इसमें अपना जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार को क्या करता है, कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 28 कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। देखो, यहाँ पर बात की जा रही है हाई कोर्ट को लेकर के। वर्तमान में पता होगा 28 राज्य हैं भारत में, और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत में जो है वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। और ये 25वां जो उच्च न्यायालय है 1 जनवरी 2010 से आंध्र प्रदेश की अमरावती में शुरू किया गया था। मतलब जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी, आंध्र प्रदेश के जो अमरावती शहर है वहाँ पर ये 25वां हाई कोर्ट खोला गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के कि भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। विधिक सेवा यानी कि लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर 1 जनवरी, 10 अगस्त, 9 नवंबर और 10 दिसंबर। तो किस दिन मनाया जाता है विधिक सेवा दिवस। तो इसका सही जवाब रहेगा हमारा 9 नवंबर को। 9 नवंबर को जो है विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 30 है आज का हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। जो हमारा संविधान है इसकी रक्षा करने वाला या इसकी सुरक्षा करने वाला या इसका संरक्षक किसको माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो क्या करता है, संविधान की रक्षा करने का क्या करता है, कार्य भी करता है। इसलिए संविधान का संरक्षक माना जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 31 आज का देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर बात की जा रही है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या किसे दे सकता है। हाई कोर्ट का मुख्य जज अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। ऑप्शन में हमारे पास में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर किसे सौंपता है मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास में राष्ट्रपति। हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 को लेकर के कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखो, यहाँ पर नीति आयोग को लेकर के बात हो रही है हमारी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखो, नीति आयोग को जो है प्राचीन नाम जो है नीति आयोग का वो योजना आयोग था, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था योजना आयोग। लेकिन 2015 में यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके उसका नाम बदल करके उसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 2015 में। यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अपने स्वरूप में आया। और नीति आयोग को पुराना नाम क्या है या किसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना हुई है, तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर संविधान दिवस को लेकर के बात हो रही है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है।
1 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को और 30 जनवरी को। तो आप लोगों को पता होगा कि देश का जो संविधान है वो पहली बार 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 34वां जो प्रश्न है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उस ड्राफ्ट कमेटी को बनाने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति जिसे बोल रहे हैं, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका हमारा जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करते हैं 35वें प्रश्न को लेकर के कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखो यहाँ पर जो संविधान सभा बनाई गई थी, जिससे संविधान की रचना की है, उसके स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात कर रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा के जो हैं सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जो है सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर अपना ब सही होगा। 35वें प्रश्न में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो अपन बताते इसमें सचिदानंद सिन्हा को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 को लेकर के। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखो यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। तो राजस्थान की तो विधानसभा की जो है 200 सीटें हैं अभी फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? और ऑप्शन में दे रखा है हमारे को कि 300, ब में 400, स में 500 और द में कितनी है? 600। तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है राजस्थान में विधानसभा की? तो देखो यहाँ इसका सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर स। विधानसभा की जो अधिकतम सीटें हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 500। और अगर न्यूनतम सीटों के बारे में बात की जाए कि विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? तो अपना जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? 60। विधानसभा की अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? 60। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में बात कर रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की राजस्थान में सीटें हैं। देखो यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में ये प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा की राजस्थान में, राज्यसभा की राजस्थान में और विधानसभा की जो राजस्थान में कितनी सीटें हैं। और यहाँ पर जो है प्रश्न को घुमा करके दिया गया है। तो आप कैसे पता लगाओगे इसका सही जवाब? तो पता होगा कि लोकसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में वो कितनी है? लोकसभा की 25 सीटें। तो 25 से इसमें से 2 में आ रहा है स और द में, यानी कि उत्तर स और द में से होगा। बात अगले को देखते हैं कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं राजस्थान में। अब राजस्थान की में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही निकलेगा? स। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की राजस्थान में 10 सीटें और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा? प्रश्न नंबर से जिसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 38 कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थापित है? राजस्थान
हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थापित है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है। देखो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जोधपुर में स्थापित है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ, उसकी एक ब्रांच जो है कहाँ पर संचालित है, जयपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है, जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही जवाब रहेगा इसका। देखो प्रश्न नंबर अगले 39वां है, और 39वें प्रश्न को लेकर बातचीत हो रही है हमारी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची के बारे में बात हो रही है, 7वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है। अब देखो 7वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी सूचियां बताई गई है, पहले भी बात हुई थी अपनी, इसमें 3 सूचियां बताई गई थी। 3 कौन कौन सी, पहले में कौन सी सूची है, संघ सूची, दूसरी में कौन सी सूची है, राज्य सूची, और तीसरी में कौन सी है, समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब रहेगा, कितनी सूची है 7वीं अनुसूची में, 3 अनुसूचियाँ। तो देखो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि 39वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ, कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा 40वां कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। देखो मौलिक अधिकार कौन से में मिलते हैं देखने में, तो मौलिक अधिकार मिलते हैं हमें भाग नंबर 3 में देखने को मिलते हैं संविधान के, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ब। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। देखो मौलिक कर्तव्य जो हैं भाग नंबर 4 क में बताए गए हैं, और आर्टिकल नंबर 51 क में है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है हमारी यानी कि 11। पहले मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दिलाना, शिक्षा से रिलेटेड जो है कर्तव्य बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 41वें में स नंबर का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 को लेकर के कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का पहला नागरिक माना जाता है। देखो राज्य का पहला नागरिक के बारे में बात कर रहा है। देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, 42वें में अ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा चलेगा 43वां। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एक विधानमंडल यानी कि एक व्यवस्थापिका का प्रावधान मिलता है हमें। तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, कौन से अनुच्छेद में ऐसी बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल हो। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, अनुच्छेद 168। आर्टिकल नंबर जो 168 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का होना जरूरी है, या विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब होगा स, अनुच्छेद 168। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 को लेकर के, और 44वां जो प्रश्न है वो है कि विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा है, यानी विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, या न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 18 वर्ष तो जो होती है वो मतदाता के लिए होती है, मतदान डालने की उम्र होती है, और 21 वर्ष जो आयु है वो है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए। 30 वर्ष जो आयु सीमा है वो है हमारी विधान परिषद के लिए या फिर राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए। उम्र सीमा का प्रावधान कितना है, 30 वर्ष का। और 25 वर्ष जो है वो किसका है, विधानसभा सदस्य बनने का या लोकसभा का जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है, 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा 25 वर्ष। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 को लेकर के कि राज्य की प्रथम महिला विधायक थी। देखो यहाँ पर राज्य की प्रथम महिला विधायक को लेकर के बात की जा रही है कि प्रथम महिला विधायक कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा पहला
प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 46वां प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को घटा करके कितना किया गया? 21 वर्ष से 18 वर्ष। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि कई बार प्रश्नों पेपरों में देखने को मिला है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन 61वां जो संविधान संशोधन है ये किया गया था 1989 में। 1989 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा उम्र को 21 वर्ष से घटा करके कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था मतदाता की आयु को। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के कि राज्य में या राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो देखो राजस्थान में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? ऑप्शन में दे रखा है 4, 5, 3, 6। तो हमारे राजस्थान में राज्य में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि 4 बार। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 को लेकर के कि राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुकी है? यानी राजस्थान में राज्यपाल के पद को धारण करने वाली कितनी महिलाएं हैं? तो देखो यहाँ पर राजस्थान में अभी तक 3 महिलाओं ने जो है राज्यपाल के पद को धारण किया है। सबसे पहली महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में दूसरी महिला थी श्रीमती प्रभा राव और तीसरी महिला है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने राज्यपाल के पद को क्या किया है? सुशोभित किया है या धारण किया है। तो इसका सही जवाब 48 में क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के और प्रश्न नंबर लास्ट का हमारा 49वां कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना वो कौन करता है? इनमें से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो राज्य के लिए जो राज्यपाल की नियुक्तियां की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 50वां कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल यानी कि व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इसमें से हमारा जो अभिन्न अंग कौन सा रहेगा? राज्यपाल, जिसे विधानमंडल से अलग नहीं किया जा सकता। तो आज का 50वें जो प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर राज्यपाल। ये थे आज के हमारे संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत कारगर, बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और ऐसे ही नए नए प्रश्नों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।